कवि ते लेखक दिल तो कम लेंदे ने ते एक वकील दिमाग तो कम लेंदे ने। पर ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੁਮਿਤ ਦਾਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾ पंजाब पल्स चैनल ਤੇ। नमस्कार सर, सभी आपके पंजाब पल्स के दर्शकों को भी नमस्कार। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? गुरतेज जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सरकार का काम होता है अपने नीतियों के माध्यम से किसी स्टेट में विकास कार्य या डेवलपमेंट के कार्यों को चलाना आगे। लेकिन ये जो सरकार है, इसके काम देखिए आप कि 55 लाख रुपए बिल आया है कि पिछले जो हमारे जेल मंत्री थे रंधावा जी, पिछली सरकार में उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए पैरवी करवाई थी। तो एडवोकेट्स का बिल आया 55 लाख रुपए। उस 55 लाख रुपए में ये घेर रहे हैं कि उसका हम निकलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। राज्यपाल है जिसका गवर्नर एक संविधान की उन्होंने शपथ ली है, उनका ये एक राइट बनता है, संविधान में इस बात का प्रोविजन है कि वो अपने राज्य से संबंधित सूचना राज्यपाल कभी भी मांग सकता है, किसी भी विषय से संबंधित। तो राज्यपाल को वो टकराव की स्थिति में रहते हैं। ऐसा ही मतलब ये इस पार्टी का दिल्ली में है, दो राज्यों में इनकी सरकार है। दिल्ली में भी ये राज्यपाल उपराज्यपाल के साथ टकराव में रहते हैं, यहाँ भी ये राज्यपाल के साथ हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। उसके अलावा अभी इन्होंने अपना मुख्य सचिव, चलो मुख्य सचिव चुनना तो एक मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, सीनियोरिटी क्रॉस करके 8-10 सीनियर आदमियों की सीनियोरिटी क्रॉस करके। एक मुद्दा ये रहता है कि आप आपकी जो पूरी मशीनरी है, पूरी कानून व्यवस्था है, वो तो पंजाब में ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। आए दिन कभी शिवसेना के लोग हों, इवन पंजाब में भी मतलब जो है ना, पंजाब से भी संबंधित लोग हों, सिखों की हत्याएं हो रही हैं आए दिन। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जितने भी कर्मचारी हैं, मुलाजिम है, चाहे वो पीएस थी, टीचर्स की हड़ताल थी, आप ये देखिए कि जिस स्टेट में सड़क और रेल आधे टाइम बंद रहती है, मतलब आप ये देख लो कि 365 दिन में से कम भी 150 दिन किसानों की हड़तालें चलती हैं, जिसमें सड़क को रोड ब्लॉक किए जाते हैं, जिसमें रेलें रोकी जाती हैं, और जिसमें मतलब जो है ना सारा जो भी विकास कार्य है वो ठप कर दिया जाता है। उससे आने जाने वाले लोग कितने बाधित होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति कितना परेशान रहता है। पूरा का पूरी मतलब जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ध्वस्त है। आप कहीं भी देख लो, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको मिलेगी नहीं। पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। कर्मचारी हड़ताल पे रहते हैं, किसानों की हड़तालें चलती रहती हैं, सड़क आधे से ज्यादा समय रोड ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि जो पिछले उसमें घोटाले हुए थे, या जिसको आप कुछ भी कहें, जो पिछले टर्म में हुआ था उनको खोद खोद के लाना। ठीक है, अभी पिछले जो सरकार के उप मुख्यमंत्री थे सोनी जी, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस किस्म से एक राजनीतिक द्वेष की भावना से जिस किस्म की कारगुजारियां सरकार कर रही है, तो सरकार इसमें व्यस्त है, तो विकास कार्यों में, नई पॉलिसीज बनाने में उनका इतना ध्यान ही नहीं है। तो उसका ये परिणाम है कि सब कुछ कोलैप्स कर गया है स्टेट में। अभी आप देख ले, 3 दिन की बारिश हुई है, एक नाबा का ग्रिड है, बहुत बड़ा ग्रिड है नाबा का, वो पूरा फेल हो गया है। कहीं 2 दिन से लाइट नहीं है, कहीं 3 दिन से लाइट नहीं है। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो बिल्कुल देहाती, बिल्कुल पिछड़े हुए गांव हैं, वहां भी आप ऐसी व्यवस्था नहीं पाएंगे कि 78-78, 72-72 घंटे लाइट नहीं है। जीरकपुर में, मोहाली में लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लाइट दो। लाइट एक इंसान, एक मतलब मूलभूत सुविधा है, उसके लिए लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है सड़कों पे। जी सुमित जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕੱਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਕੀ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ कब्जा करने की कोशिश है? किस तरह खहबाजी है? गुरतेज जी, ये जो सवाल है, दो तरीके से इसके जवाब हैं। एक तो ये जवाब सरकारी संदर्भ में है, एक ये जवाब है धार्मिक संदर्भ में। सरकारी संदर्भ ये है कि जिस चैनल पे गुरबाणी का प्रसारण होता है वो चैनल पेड नहीं हो सकता। गुरबाणी पे किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। गुरबाणी का प्रसारण सभी चैनलों पे होना चाहिए, ठीक है। जो चैनल इस चीज को करना चाहते हैं वो इस चीज को करें, बिना कॉपीराइट करें। आप उस चैनल को परचेज करके ना देखें। सरकार ने यहाँ से बात शुरू की थी। अब मैं बताऊं, एसजीपीसी का जो बजट है वो लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए है। एसजीपीसी का सालाना बजट, जो कई मतलब देश हैं जो उनके देशों से भी ज्यादा है। कई ऐसे मुल्क हैं दुनिया में, उनके मुल्क से भी ज्यादा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सालाना बजट है। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसको गवर्न करने का अर्थ ये होता है कि आपने सिखों से संबंधित जो सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है काल तख्त के बाद, उसको आप गवर्न कर रहे हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इस पे एक परिवार का प्रभुत्व रहा है, इस पे एक परिवार का अधिकार रहा है शुरू से। तो जिस किस्म से ये टकराव की स्थिति है, तो एसजीपीसी के या धार्मिक संदर्भ में तो ये उनके जो उनके नीचे गुरुद्वारे होते हैं या उनका रख रखाव, उनका प्रबंधन, उनका जितना मतलब दान दक्षिणा चंदा जो भी आता है और जो भी इनका सालाना बजट आता है, उस पे कोशिश रहती है उसको पकड़ बनाने की, हर पार्टी की या हर उसकी सरकार की। और दूसरा जो संदर्भ है उसमें आप कुछ हद तक ये समझ सकते हैं कि वो सही है कि गुरबाणी जो है उससे संबंधित एक संशोधन विधेयक भी पास किया गया है पिछले दिनों। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसका या एसजीपीसी से संबंधित विधेयक जो इन्होंने पास किया उसका इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि एसजीपीसी में आज तक 6 अमेंडमेंट हुए हैं टोटल। एसजीपीसी ने खुद मतलब एसजीपीसी में जो केंद्र की सरकार है या संसद के माध्यम से केंद्र सरकार उसमें तो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि अपनी विधानसभा में उसमें किसी किस्म का फेरबदल या अमेंडमेंट कर सके। तो ये टकराव की स्थिति मैं नहीं समझता कि ये प्रदेश के लिए या प्रदेश के लोगों के लिए, पंजाब के लिए, सिखों के लिए किसी भी तरीके से हितकर परिस्थिति है। ये ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੌਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ? देखिए गुरतेज जी, मैं इसमें 2-4 बातें बता दूं। पहला तो ये है कि जो पिछले दिनों खालिस्तान से संबंधित वो रहा, उसमें लगातार मैंने स्पीचेस सुनी, अमृतपाल की भी स्पीचेस सुनी, उससे संबंधित लोगों की भी। वो कहते हैं भाई सिख एक गुलाम कौम है, सिख एक गुलाम कौम है। अगर एक गुलाम कौम ये सिखों को कहते हैं, 20 लाख सिख आजादी के समय थे, आज 3 करोड़ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं, भारत की आबादी का 1.7% सिख हैं, 1.7%, लगभग 3 करोड़ के आसपास सिख हैं भारत में। कोई ये कहते हैं गुलाम कौम, मतलब इस देश की सबसे सर्वोच्च पोस्ट पे राष्ट्रपति यानी जैल सिंह, गुलाम कौम कैसे मतलब जो है ना सिख रेजिमेंट सर्व कर रही है, सिख रेजिमेंट देश की सुरक्षा के लिए तैनात है, सिखों से राष्ट्रपति तक गए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं,
ठीक है। बाहर भी मतलब नाम कमा रहे हैं। कोई भी गुलाम कौम 20 लाख से 3 करोड़ होगी। ये सिर्फ हिंदू और सिख भाईचारा तोड़ने का प्रयास था। दूसरा, ना इनके पास, पंजाब के पास अपना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है जिसका ये प्रयोग करके, ना इनके पास कोई अपनी सेना है, ना कोई आर्मी है। मैं यहाँ तक कि आपको बता दूं, ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ, जो 3.37 लाख करोड़ का बजट इस बार पंजाब का था, तीन उस आपको बता दूं 3 लाख करोड़ से ज्यादा तो पंजाब के ऊपर कर्ज है। 3.37 लाख समथिंग जो है ना, पंजाब में तो 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के ऊपर। जब आप बिजली फ्री दोगे तो आपको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, बाकी चीजों पे आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ये मतलब एक जो मिसलेनियस या हिडन टैक्सेस होते हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे लोगों में से। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोगों को सिर्फ बरगलाने का प्रयास था। ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास ऐसा कोई मतलब आर्मी है, ना इनके पास कोई पोर्ट है, बंदरगाह है जिसका इस्तेमाल ये व्यापार के लिए कर सके। ऊपर से पंजाब पे इतना बड़ा भारी कर्ज है। वो कर्ज हर सरकार में, हर बजट में बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं कर रहा हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस किस्म से पॉलिसीज बना रहे हैं, बंदर बाट कर रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं कि वो कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। हर साल जब भी बजट आता है आपको कर्ज बढ़ा हुआ ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस किस्म के लोग जो हैं, उनके साथ लोग कितने हैं? इतने ज्यादा लोग नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं। आपको गुरबानी ले जाना पड़ा, आपको ना मतलब अपने अपने बचाव के लिए आपको मतलब गुरु ग्रंथ साहब के पीछे छुपना पड़ा। आप पुलिस स्टेशन गुरु ग्रंथ साहब के पीछे छुप के गए। अगर आपके साथ इतने लोग थे और आप इतने बड़े मतलब वो थे, तो आपको उनके पीछे छुप के जाना पड़ा, पुलिस आपके पीछे पड़ी तो आप भागते घूमे। अब इन्हीं खालिस्तानियों के समर्थक जो हैं, अब इनकी खींच है, ये जो आप कह रहे हो फॉरेन में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो सबसे बड़ा रेफरेंडम का समर्थक माना जाता है, और रेफरेंडम का आप उसको ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, वो पिछले दिनों अंडरग्राउंड रहा। निज्जर की जब से मतलब एक उनमें वो हुई, या खंडा या अमृतपाल, ये या तो जेल में है या मारे जा चुके हैं। गुरु पतवंत सिंह पन्नू का भी वही हाल होगा। तो ये क्या है, कभी चीज इनको भी पता है, कभी ये वजूद में नहीं आने वाली आज तक, ना कभी वजूद में मतलब इसका कोई वो है, ना कभी ये वजूद में आ पाएगी। आज इन खालिस्तानी समर्थकों की ये हालत है कि ये उस स्थान तक भी नहीं पहुंच सकते जहां पे असम की डिब्रूगढ़ जेल में वो बंद है। वहां तक जाने की भी हैसियत नहीं है। बिल्कुल। और इनके साथ मैं बताऊं, एक आधा परसेंट भी लोग नहीं है सिखों के। जब जहां पे ये प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे आप ये भी देखें कि वहां पे भारत के समर्थन के, राष्ट्र हित के भी लोग इनके बराबर या दो गुना तीगुनी तादाद में वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो मुट्ठी भर भी नहीं है। और ऊपर से विदेश मंत्री ने और हमारी सरकार ने भी बिल्कुल दो टू कनाडा को कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन को भी कहा है, यूएस को भी कहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये है कि ये कोशिश जो थी इनकी हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ने की, पंजाब को अस्थिर करने की, ये कामयाब नहीं हुई। ऊपर से पंजाब बॉर्डर स्टेट है, लोग संवेदनशीलता को समझते हैं इनकी, इसलिए ये चीज ना कभी कामयाब पहले हुई थी, ना कभी ये कामयाब आगे कभी होगी। जी बिल्कुल। सुमित जी, पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਲਚਵਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰयास ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? आप मेरे ख्याल धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जालंधर कहना आप भूल गए। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा है जिसमें 20% तरन तारण की जनसंख्या, सबसे मतलब तरन तारण में पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। तरन तारण में लगभग 20%। तो देखिए,
दो तीन चीजें इसमें निगाह में लेने लायक हैं। पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पे चर्च पे या पादरियों पे हमले होंगे तो वहां पे सिखों पे हमले होंगे, क्योंकि शायद क्रिश्चियन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नहीं है, और जो भी क्रिश्चियन हैं वो पंजाबी, या जो कहिए कि गरीब तबका जो है पंजाब का, उसको समहाउ टारगेट किया गया है इस चीज में। और बहुत बड़े तादाद में ये धर्मांतरण हुआ है, ये परवान चढ़ चुका है। अब काफी देर में जाके आंख खुली है इनकी। तो ये पहली बात तो ये है कि, और ये होता भी, आपने नोटिस भी किया होगा, जब यहाँ पे पादरियों पे या चर्चों पे हमले होंगे तो वहां पे सिखों पे हमले होते हैं। ये उसका जवाब उस रूप में, यूरोप में, कनाडा में, यूएस में बहुत बड़ी तादाद में सिख हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमले पिछले दिनों अखबारों में आए थे। दूसरी बात ये है जी कि आप ये देखें कि पूरे भारत में दो ही जगह ऐसी हैं, या दो ही तबके, दो ही समाज, दो ही समुदाय, दो ही वर्ग ऐसे हैं जिनको क्रिश्चियंस ये करने में सफल हुए। पहले आदिवासी, जो भारत का आदिवासी समाज है, उसको टारगेट क्रिश्चियंस ने सबसे पहले आजादी के समय से अब तक कर रखा था। उसको ये काफी बड़े तादाद में धर्मांतरण में सफल हुए। और दूसरे जो हमारे गरीब भाई बहन पंजाब के थे, उनको ये बड़ी तादाद में। और हिंदू नहीं, मैं यहाँ, चाहे रविदासिया समाज की बात कर लो आप, चाहे आप सिखों के किसी और उसकी बात कर लो, तो लेकिन जो गरीब तबका है, केवल ये दो, पूरे भारत में दो ऐसे समुदाय हैं, दो ऐसे वो हैं जिनको क्रिश्चियंस ये करने में सफल हुए। और उसका क्या कारण है? सरकारों की विफलता उसका कारण है। पंजाब में निरंतर सरकारें आती रहीं, लेकिन वो सरकारें जो हैं वो इतनी ज्यादा विफल थी कि जो गरीब समुदाय था या गरीब तबका था या पिंडों में जो गरीबी थी, उसको हटाने में वो लोग इतने, तो ये हाथ में रोटी लेके, हाथ में स्वास्थ्य लेके, हाथ में शिक्षा लेके और हाथ में सुविधाएं लेके किया गया धर्मांतरण है ये। और ये बहुत बड़ी तादाद में ये भौगोलिक परिवर्तन भी कर सकता है। राजनीति में भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में मतलब इस चीज का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि संख्या बल जो है वो राजनीति में मुख्य भूमिका निभाता है। और ये जो संख्या बल है 10% से 15% तक स्टेट के स्तर पे, कई स्तरों पे ये 20% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो कई जगह पे ये जो संख्या बल है ये बहुत बड़ी मात्रा में जा चुका है, जी जिसका असर आपको इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी। हाँ, ये ऐसा जरूर है कि ठीक है कि लोगों लोगों को भी इस चीज की अवेयरनेस है, लोगों को भी इस चीज को मतलब समझ थी। शुरू में अमृतपाल ने और उनकी जो संस्था थी, जो वारिस पंजाब दे, तो उन्होंने ये जो अमृत चखाने अच्छा। से संबंधित जो है ना, अमृत संचार से संबंधित जो मुहिम चलाई थी, उसका तो लोगों ने साथ दिया था, क्योंकि एसजीपीसी ने इतनी मुहिमें अमृत संचार की नहीं चलाई थी। तो लोगों को मतलब दोबारा अपने धर्म में लाना, केश कटवाने से संबंधित जागरूक करना, या अमृत संचार के माध्यम से, लेकिन वो बाद में जो उसका एंगल खालिस्तानी हो गया था तो लोग उस चीज का साथ नहीं दे पाए थे, जी जी उसका साथ बिल्कुल छोड़ बिल्कुल। दिया था लोगों ने। तो ये जो है उसका उभार जो था ना, अमृत संचार के माध्यम से वारिस पंजाब दे अमृतपाल का जो उभार था, वो इनके नाकामी के आधार पे उसका उभार हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है। और अगर जो कानून धर्मांतरण से संबंधित, या जो लालचपूर्ण धर्मांतरण से संबंधित जितना जल्दी हो उतना ये इंट्रोड्यूस करे तो बेहतर होगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਾਲਚਪੂਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰਡਰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, पहले तो गुरतेज जी, भाजपा ने जो काम किए हैं, भाजपा वो पार्टी है, अभी अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप को रेस्क्यू किया गया, खुद प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू करवा के भारत पावन स्वरूप को मंगवाया। जब भी पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, लेकिन बाहर अफगानिस्तान हुआ या पाकिस्तान हुआ, वहां हिंदू भी और सिख भी बहुत ही अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम मात्रा में। अफगानिस्तान में तो बहुत ही कम है। तो वहां जब भी सिखों पे हमले हुए अफगानिस्तान में, तो भारत की सरकार ने स्टैंड लिया, भारत की सरकार ने चेताया, भारत की सरकार ने कुछ कार्रवाई भी की थी। और भारत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप को रेस्क्यू करके भारत मंगवाया। उसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की मांग कब से उठ रही थी, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत सारे सिख ब्लैक लिस्ट थे, काली सूची में पाए हुए थे, उनको काली सूची से निकालने का काम किया। उसके अलावा गुरु साहब का जो प्रकाश वर्ष के रूप में लाल किले पे, मुझे नहीं याद आता इन प्रधानमंत्री इस सरकार के अलावा किसी ने ये मनाया हो कभी। पिछली सरकारें जिन्होंने अकाल तख्त पे टैंक चढ़वा दिए थे, उन्होंने तो कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री और इस सरकार ने गुरु साहब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में उन जो कानून थे, मतलब कृषि कानून, उनके ऊपर माफी मांगी। कि शायद माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि शायद वो हमारी नीयत नहीं समझ पाए, हम इसको और बेहतरीन करके उनको कोशिश करेंगे ये चीज दोबारा से हो। तो उन्होंने इन कानूनों के एवज में माफी मांगी। अकाल तख्त पे टैंक चढ़ाने वाली सरकार ने कभी माफी नहीं मांगी सिखों से, ठीक है। गुरु साहब के जो बच्चे बलिदान हुए थे, तो उनका जो वीर बालक दिवस के रूप में, वीर बालक दिवस के रूप में वीर साहिबजादों का जो जन्म वो था, बलिदान दिवस, उसको वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की पहल, और ये मतलब जो है ना, ये करने वाली केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार ने सिलसिलेवार पंजाब और पंजाबियों के दिल में जगह बनाने के लिए लगातार सिलसिलेवार काम किया। मैंने 6-7 चीजें तो आपको अभी गिनवा दी, और वो और भी बेहतर। उन्होंने बजट भी काफी बढ़ाया है पंजाब का ना। और ये पीछे ऐतराज उठा था कि बीएसएफ का दायरा बढ़ा रहे हैं। भाई, बीएसएफ का दायरा बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर स्टेट है। रोज मतलब आप देखते हैं कि ड्रोन के माध्यम से हथियार आ रहे हैं। तो बीएसएफ का दायरा इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आपकी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है, अपनी पुलिस की नाकामी है आपकी। जहां तक बात नए प्रधान की है, तो ये है कि ठीक है, वो कांग्रेस में रहे हैं काफी सालों तक, उनको उस चीज का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, 2 पीढ़ियों से है अनुभव। और उस टाइम भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो लोग चन्नी साहब को नहीं, लोग जाखड़ को ही, ज्यादातर विधायक जाखड़ को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन वो एक गैर नॉन सिख चेहरा या मतलब गैर पगड़ीधारी थे, इसलिए शायद मतलब उनको इस चीज में वो नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ा इलाका पंजाब का, मतलब दोआबा में भी, मांझा में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहां पे उनका प्रभाव है, जाखड़ साहब का प्रभाव है। और कैप्टन साहब की और जाखड़ साहब की जोड़ी ने ही कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं लाने का काम किया था। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पंजाब में परिवर्तन होगा, और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को, या कहीं ना कहीं मतलब जो है ना, एक तरीके से परिवर्तन होगा। अगर 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 अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं भी होता है, तब भी उनका, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, बजट भी बढ़ाया जा रहा है, काम भी हो रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर की मांग कब से थी, आप ये देखें। काली सूची में सिखों की मांग कब से चल रही थी। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब को रेस्क्यू किया गया है, और उन्होंने माफी मांगी है। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है, 84 के बाद भी, अकाल तख्त पे टैंक चढ़ाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार 2 बार पंजाब में बनी है, और लोकसभा हो या विधानसभा, उनका वोट बैंक 26 से 31% के आसपास लगातार रहा है, वोट प्रतिशत उनका किसी भी चुनाव में। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो नई युवा पीढ़ी है, वो इस चीज से जागरूक ही नहीं है कि इन्होंने मतलब पास्ट में क्या किया था, उसके लिए कभी इन्होंने माफी नहीं मांगी है सार्वजनिक तौर पे। तो नई पीढ़ी को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि कौन मतलब जो है ना, आने वाले मतलब जो है ना, पंजाब को एक अच्छे तरीके से इसको कर्ज मुक्त होकर एक अच्छी सरकार दे सकता है, विकास के पथ पे आगे अग्रसर कर सकता है। तो सुमित जी, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਖਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब पल्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।